Good morning, everyone. My name is Ravi Kumar, lecturer Computer Science, GPC डूंगरपुर। आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू पढ़ेंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेज खूब सारी है, लेकिन हम यहाँ पर C++ के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस बनाई गई तो क्यों बनाई गई। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ इन्वेंट होती है, बनाई जाती है, तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, उसकी कुछ ज़रूरत होती है। जैसे बोलते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो कुछ ज़रूरत महसूस हुई होगी, नहीं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज से पहले हमारे पास प्रोसीजर लैंग्वेज चल रही थी। अब प्रोसीजर लैंग्वेज में क्या होता है, प्रोग्राम मूव होता था लीनियर सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस में, कि हमने एक स्क्रिप्ट लिख दी 1000 लाइन की, तो ऊपर से नीचे तक लाइन बाय लाइन कमांड से एग्जीक्यूट होते जाएंगे। ये सिस्टम था। और फिर उसके अंदर जैसे फंक्शन यूज करते थे, तो फंक्शन में जो प्रोग्राम है वो मूव होता था एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में। तो इस तरह से काम चल रहा था। लेकिन फिर हमें ज़रूरत हुई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। ये देखिए, हम जैसे इसमें देख सकते हैं, जो डेटा का फ्लो हो रहा है वो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में हो रहा है। तो आजकल क्या है कि जितने भी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, उनमें सब में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी यूज में आ रही है, क्योंकि ये हेल्प करता है रीयूजेबिलिटी में। कोड को अपन क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, और कोड को शेयर कर सकते हैं अलग अलग रिसोर्सेज के साथ में। यूजर यहाँ पर रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है। अब ये रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट क्या है, तो हम रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को ऐसे समझते हैं कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और ये अभी ऑफ है, बंद है, इसमें से कोई लाइट नहीं निकल रही है। और ये हमारे पास स्विच है इसका। तो मैं जैसे इस स्विच को ऑन करता हूं, ये बल्ब है, ऑन हो जाता है। जैसे मैंने स्विच को ऑफ किया, ऑफ, ऑन करने पर ऑन हो गया। तो जैसा कि आपने देखा, ये इलेक्ट्रिक बल्ब था और मेरे को कुछ भी नहीं पता कि ये कैसे काम करता है। मेरे को बस इतना पता है कि ये जो स्विच है उसको मैं दबाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा, और दोबारा उसको प्रेस करूंगा तो ऑफ हो जाएगा। अंदर इसका सर्किट कैसे है, ये एलईडी बल्ब है, अंदर इसके अंदर क्या बल्ब के अंदर सर्किट है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। फिर भी मैं इस बल्ब को जलाने में कामयाब हो गया। तो ये है रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि हमें चीज़ें कैसे काम कर रही है उसकी डिटेल में नहीं जाना है। आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखा सकता हूँ मैं। ये पंखा है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फैन है, और ये ऑफ है। अब इसको ऑन करना है तो ये इसका स्विच है। जैसे मैं स्विच को प्रेस करूंगा ये ऑन हो जाएगा। ऐसे ही हम और दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं,
तो हमें नहीं पता कि उसका इंजन कैसे काम कर रहा है, उसका ब्रेक कैसे काम कर रहा है, क्लच कैसे काम कर रहा है, हमें डिटेल्स में नहीं पता है। हमें ये पता है कि इस चीज़ को हम प्रेस करेंगे तो ब्रेक लग जाएगा, इससे क्लच दबेगा, इससे एक्सीलरेट होगी गाड़ी। तो रियल वर्ल्ड के अंदर हम ऐसे ही काम करते हैं। जबकि प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या हो रहा था, हम ध्यान इस पर ज़्यादा दे रहे थे कि काम कैसे करना है, इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि काम क्या करना है, कैसे करना है, वो हमारी हेडेक नहीं है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। तो आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को यूज़ करते ही बनाए जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है वो हमें अलाउ करती है कि जो डेटा की स्टेट्स है और जो उनको मॉडिफाई करने के लिए फंक्शनलिटी काम में ले रहे हैं हम डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, वो एक पैकेज के अंदर रहती है और वो भी हिडन रहती है। जैसे कार के अंदर हमें दिख रहा है क्लच, ब्रेक, गियर दिख रहा है। अब अंदर जो मैकेनिज्म है वो नहीं दिख रही है हमें, वो हिडन है, उनके सिर्फ लीवर दिख रहे हैं हमें। एक तरह से स्विच स्विच अपन ने काम लिया तो स्विच दिख रहा है, अंदर की सर्किट कैसे काम कर रहा है, मोटर जो पंखे के अंदर है वो ढकी हुई है, उसमें बाइंडिंग कैसी है वो हमें नहीं दिख रही है और हमें देखनी भी नहीं है। तो बाकी सब कुछ चीज़ें हिडन रहती है और जो यूजर के काम की है वो चीज़ें ही उसको दिखाई देती है। ये होता है रियल वर्ल्ड में। तो जब रियल वर्ल्ड में ऐसा कर रहे हैं तो फिर प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो, यही सोच के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बनाई गई। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है वो फ्लेक्सिबल होती है, मॉड्यूलर होती है और एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो ये जब हम बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं तब बहुत काम में आती हैं। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इस तरह से काम करती है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए बी सी तीन ऑब्जेक्ट ले रखें और एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होते हैं, डेटा और फंक्शन होते हैं। तो जहाँ प्रोसीजर लैंग्वेज जो फंक्शनल लैंग्वेज थी उसमें फंक्शंस कम्युनिकेट कर रहे थे आपस में, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट करेंगे। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें ऑब्जेक्ट्स है, क्लासेज है, इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी, न्यू डेटा टाइप्स, पॉलीमॉर्फिज्म एंड ओवरलोडिंग। इनको हम एक एक करके समझेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि क्लास होती है, ऑब्जेक्ट होता है, और क्लास और ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से हम एनकैप्सुलेशन अचीव करते हैं। इनहेरिटेंस है वो लेते हैं काम में, पॉलीमॉर्फिज्म होती है और एब्स्ट्रैक्शन। आइए हम इनको एक एक करके समझते हैं। क्लास क्लास क्या होता है, जो सी प्लस प्लस के अंदर एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है क्लास। क्लास को हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं। जैसे इंट है, फ्लोट है, केयर है, ये क्या है, बिल्ट इन है, सिस्टम डिफाइंड है, पहले से डिफाइन किए गए हैं। भाई इंटीजर है, उसकी रेंज ये होगी और इस तरह का डेटा उसमें आ सकता है। तो उसमें पहले से डिफाइन है कि ऐसा ऐसा होगा, इसमें उसका डोमेन पूरा पूरा डिफाइन है, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो वो तो सिस्टम डिफाइन हो गए बिल्ट इन। अब हमें नया डेटा टाइप बनाना है, कुछ यूजर को बनाना है डेटा टाइप, तो वो क्लास को यूज करके बनाएगा। तो क्लास क्या हो गई, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गई। और फिर जैसे इंट डेटा टाइप हो गया, इंट के अंदर हम ए बी सी डी ऐसे वेरिएबल्स बनाते हैं उसके इंस्टांसेज। वैसे ही फिर जब क्लास और उसके ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, इंस्टांसेज होंगे उस क्लास के। एक तरह से इंट इंट टाइप के हमने वेरिएबल बनाए ना, वैसे क्या उस क्लास टाइप के वो वेरिएबल्स बन गए ऑब्जेक्ट। तो क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस ये रहते हैं।
और इनको यूज करने के लिए डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का, उसको इंस्टेंस भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्लास क्या हो गई, क्लास एक तरह से ब्लूप्रिंट हो गई किसी ऑब्जेक्ट के लिए। क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच हैज डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। डेटा मेंबर्स are the data variables and member functions are the functions used to manipulate these variables। तो वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने के लिए हम डेटा मेंबर्स कहाँ मिलेंगे, और साथ में मिलके जो मेंबर फंक्शंस है और डेटा मेंबर्स है वो साथ में मिलके उसको बताएंगे हम प्रॉपर्टी, क्लास की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, वो उसकी प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए क्लास। तो क्लास क्या हो गई, एक ब्लूप्रिंट हो गई। एक तरह से जब एक मकान बनते हैं उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसका नक्शा बनाते हैं, तो वो नक्शा टाइप का हो गया। क्लास होती है वो वर्चुअल होती है। एक नक्शा बनाया, उसको ज़मीन की ज़रूरत नहीं है ना, ज़मीन तो जब बिल्डिंग बनेगी तब ज़रूरत है। बिल्डिंग क्या होगी फिर, जो ऑब्जेक्ट बनेगा तब बनेगी। तो हम जैसे कार के एग्जाम्पल से समझ रहे थे, ये कार है। अब कार है, वो कार क्या है, अपने आप में एक क्लास है। क्योंकि कार कार का नाम लेंगे तो आपके दिमाग में कौन सी कार आएगी। कार तो खूब सारी होती है अलग अलग कंपनीज की, लेकिन उनमें कॉमन क्या है, सब में चार टायर होंगे, क्लच होगा, गियर होगा, स्टीयरिंग होगा, एक्सीलरेटर होगा, इंजन होगा उनमें। तो ये सब सारी प्रॉपर्टीज है, वो सब में क्या है, सेम है। तो कार का मतलब हो गया, ये क्लास हो गई कार। फिर उसके अंदर आप पर्टिकुलर लेते हो कि इस कंपनी का ये मॉडल है, तो जैसे आप इस कंपनी का ये मॉडल बोलोगे आपके दिमाग में उसकी एक इमेज आएगी। और उसमें कुछ फीचर्स है वो अलग हो सकते हैं बाकी से, जैसे म्यूजिक सिस्टम किसी में हो सकता है, टच स्क्रीन हो सकता है, कैमरा लगा हुआ हो सकता है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ अलग हो सकती है। लेकिन जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, वो तो सेम रहेगी। चार टायर रहेंगे सब में, इंजन भी रहेगा, क्लच भी, गियर, ब्रेक, एक्सीलरेटर सब रहेगा। तो यहाँ पर कार तो एक क्लास हो गई, और उसके डेटा मेंबर्स क्या हो गए कि उसकी स्पीड लिमिट क्या है, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, कोई 300 से चलेगी, कोई 150 तक चलेगी। तो वो क्या हो गई, स्पीड लिमिट हो गई उनकी। माइलेज क्या देगी, कोई 15 का, कोई 10 का, कोई 20 का। तो माइलेज, ये सारे क्या होंगे उस क्लास में, वेरिएबल्स बनाएंगे हम, डेटा मेंबर्स बनाएंगे। और मेंबर फंक्शंस क्या होंगे, अप्लाई ब्रेक्स, इंक्रीज स्पीड, ये होंगे फंक्शन हो गए। क्योंकि ये मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, एक्सीलरेटर को जैसे प्रेस करते हैं तो वो क्या करता है, स्पीड को बढ़ा देता है, और जैसे लीवर को छोड़ते हैं कम हो जाती है। तो वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, ब्रेक को दबाते ही गाड़ी रुक जाती है। तो डेटा मेंबर्स क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। मेंबर फंक्शंस है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं डेटा मेंबर को। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक आइडेंटिफिएबल एंटिटी होती है। आइडेंटिफिएबल का मतलब वो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे मैंने क्लास का बताया कि ये वर्चुअल होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है, एक नक्शा बना हुआ बिल्डिंग का सिर्फ। तो उस नक्शे के अंदर थोड़े रख सकते हो, आप रह सकते हो, नहीं रह सकते। लेकिन जब एक बिल्डिंग बन गई उसकी, तो बिल्डिंग के अंदर आप रह सकते हो, एंटर कर सकते हो, तो वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है। तो ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिफिएबल एंटिटी होती है विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। एक ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेंस होता है एक क्लास का,
जब एक क्लास डिफाइन होती है तो उसके लिए कोई मेमोरी अलोकेट नहीं होती है, लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, इंस्टेंस बना दिया जाता है, तब मेमोरी अलोकेट होती है। बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग का नक्शा बनाया, ब्लूप्रिंट बनाया, क्या ज़मीन की ज़रूरत है नक्शा बनाने के लिए? तो कागज़ पर बन जाएगा, तो कोई मेमोरी अलोट नहीं हुई। लेकिन जब बिल्डिंग बनाई, ऑब्जेक्ट बनाया, तब तो ज़रूरत है बिल्डिंग उसकी, ऑब्जेक्ट ज़मीन की ज़रूरत है, मेमोरी की ज़रूरत है, तो अलोट करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे? ये ऐसे सिंटेक्स होता है, क्लास पर्सन, तो क्लास यहाँ कीवर्ड है और पर्सन है वो क्लास का नाम है। आप दूसरा कुछ लेना चाहते हो तो पर्सन की जगह कार या एनिमल कुछ भी ले सकते हो। कर्ली ब्रेसेज, केयर नेम 20, केयर है वो डेटा टाइप है, कीवर्ड है, नेम यहाँ पर एक वेरिएबल हो गया, और जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 20 लिख दिया तो नेम क्या बन गया? एक एरे बन गया जिसकी साइज है 20। इंट आईडी, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है आईडी। पब्लिक वॉइड गेट डिटेल्स, वॉइड का मतलब फंक्शन के नाम के पहले वॉइड लगा रहे, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ये रिटर्न टाइप बताता है फंक्शन के नाम के पहले। गेट डिटेल्स एक फंक्शन है, और क्लास जब ख़त्म होगी तो सेमीकोलन लगाते हैं। INT मेन, और उसके अंदर क्लास का नाम पर्सन था और P1 उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी के अंदर स्पेस लेते हैं और एसोसिएटेड एड्रेस होता है इनका। When a program is executed, the objects interact by sending messages to one another, तो एक दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट है उसमें डेटा होता है, उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए कोड होता है, फंक्शंस होते हैं। और ऑब्जेक्ट्स जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो एक दूसरे के बारे में बिना जानकारी हुए भी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। बस इतना सफिशिएंट है कि किस टाइप का मैसेज एक्सेप्ट होता है और किस टाइप का रिस्पॉन्स रिटर्न होता है ऑब्जेक्ट से। फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब ऐसे जैसे गाड़ी है तो गाड़ी के अंदर क्लच, ब्रेक, गियर वगैरह सब उसी के अंदर असेंबल है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि रैपिंग अप, पैकिंग कर दी एक किसी कैप्सूल के अंदर जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी। तो यहाँ पर ज़रूरी चीज़ें हमारे पास डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में एनकैप्सुलेशन का मतलब है बाइंडिंग टुगेदर द डेटा एंड द फंक्शंस दैट मैनिपुलेट देम। और एनकैप्सुलेशन ही क्या करता है? डेटा का एब्स्ट्रैक्शन है या हाइडिंग है उसको ही बताता है। एनकैप्सुलेशन को यूज़ करते हुए डेटा को हाइड भी करते हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी के अंदर गियर हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन गियर कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, अंदर क्या मैकेनिज्म, वो हमें नहीं दिख रही है। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स डिस्प्लेइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हाइडिंग द डिटेल। ठीक है, जैसे गाड़ी में देख रहे हैं, बल्ब में देखा, पंखे में देखा, जिन ज़रूरत है जिन चीज़ों की हमें वही डिस्प्ले हो रही है, बाकी अंदर सर्किट है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मोटर है पंखे की वो डिस्प्ले नहीं हो रही, बल्ब के अंदर एलईडी है वो सब कुछ ढका हुआ है, सर्किट वगैरह। डेटा एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू प्रोवाइडिंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा टू द आउटसाइड वर्ल्ड, हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स और इम्प्लीमेंटेशन। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, गाड़ी के अंदर क्लच का, ब्रेक का, स्टेयरिंग कैसे काम कर रहा है वो हमें नहीं दिखा रहा। जिन चीज़ों को हमें ज़रूरत है एक्सेस करने की सिर्फ वही दिखा रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब रहता है कि ऐसी एबिलिटी कि कोई एक मैसेज है उसको डिस्प्ले करा सके एक से ज़्यादा फॉर्म्स में। तो C++ सपोर्ट करता है दो टाइप की ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या करता है
कि एक ऑपरेटर होता है, उसका बिहेवियर चेंज करके दूसरी जगह पर दूसरे तरीके से काम में ले सकता है। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, सिंगल फंक्शन नेम होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क करता है। जैसे हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सम नाम का फंक्शन है, लेकिन जब दो वेरिएबल पास करेंगे तब अलग सम कॉल होगा, दो नंबर को जोड़ेगा। और जब तीन वेरिएबल पास करेंगे, तीन वैल्यूज़ पास करेंगे, तब तीन नंबर को जोड़ेगा। तो नाम तो सेम है लेकिन काम अलग अलग है। तो ये होती है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग है, उसके थ्रू हम पॉलीमॉर्फिज्म का जो फीचर है उसको काम में लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा काम में आती है। इनहेरिटेंस, एक क्लास से दूसरी क्लास है वो डिराइव करते हैं हम, जिससे उसकी प्रॉपर्टीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी डिराइव होती है। तो इनहेरिटेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, और इनहेरिटेंस को यूज़ करके हम कोड को रीयूज करते हैं इसके अंदर। अब जैसे हमने एक एनिमल क्लास बनाई, और एनिमल की जो सब क्लास है या चाइल्ड क्लास है वो बनेगी डॉग, केट और काऊ। अब इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो कॉमन रहेगी, जैसे सबकी चार टांगे हैं, दो आंखें हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो कॉमन रहेगी। और कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो अलग अलग रहेगी, जैसे कुत्ता अलग तरीके से भौंकता है, बिल्ली अलग तरह से बोलती है, गाय अलग तरीके से बोलती है। तो सब क्लास क्या करती है, इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज़ को फ्रॉम अनदर क्लास। सुपर क्लास होती है, जैसे यहाँ पर एनिमल क्या है, सुपर क्लास है, और नीचे जो डॉग है, केट है और काऊ है वो क्या है, सब क्लासेज है। इनहेरिटेंस है उसको हम यूज करके रीयूजिबिलिटी है, जो कोड को रीयूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब नई क्लास बनाए तो कुछ पहले से कुछ फीचर्स है वो पुरानी क्लास में मौजूद है हमारे पास। जैसे अगर हम एनिमल क्लास नहीं बनाते तो डॉग, केट और काऊ, इनके अंदर जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है उनको हमें 3 बार लिखना पड़ता। लेकिन हमने एक कॉमन क्लास बना दी एनिमल क्लास, और उसको इनहेरिट कर लिया तीनों क्लासेज ने। तो जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है उनको हम बच के 3 बार मेहनत करने से सिर्फ एक बार मेहनत करनी पड़ी। तो इससे क्या हो रहा है, कोड को रीयूज कर पा रहे हैं हम। अब कोड, इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, उनके बेनिफिट्स क्या है। तो बेनिफिट्स पहला तो ये हो गया रीयूजिबिलिटी। रीयूजिबिलिटी हम इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी है उससे काम में लेते हैं। मतलब एक बार हमने कोड लिखा उसको बार बार यूज कर रहे हैं। तो हमने एक क्लास बनाई, और जहाँ भी उस क्लास की प्रॉपर्टी को काम में ले रहा है उस क्लास को इनहेरिट कर लो, उसकी एक सब क्लास बना लो। डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी का भी यही मतलब है कि कोड है वो एक से ज़्यादा जगह अवेलेबल हो। ये ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का। जैसे डेटाबेस में भी होता है कि नंबर ऑफ़ यूजर्स ज़्यादा है तो हम 2 कॉपी बना देंगे, तो एक सर्वर पर लोड नहीं आएगा, दोनों पर आधा आधा लोड आएगा। तो डेटा रिडंडेंसी का मतलब है कि उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं हम। तो अगर हम कोई सिमिलर फंक्शनलिटी है उसको मल्टीपल क्लासेज के अंदर काम में लेना है तो हम एक कॉमन क्लास बना देंगे और उसको इनहेरिट कर लेंगे। कोड मेंटेनेंस, तो किसी भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर कोड मेंटेनेंस होता है, और फिर जो यूजर्स है उसको दोबारा रीवर्क करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है उसके अंदर जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही इजी होता है, टाइम सेविंग होता है, कॉस्ट सेविंग होता है। उसको मेंटेन करना, मॉडिफाई करना एग्जिस्टिंग कोड को, वो बहुत ही इजी होता है। सिक्योरिटी, क्योंकि हम डेटा हाइड कर रहे हैं, और एब्स्ट्रैक्शन, जो चीज़ें दिखाना चाहते हैं वही दिखा रहे हैं, तो उससे उसकी सिक्योरिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि हम फिल्टर आउट कर रहे हैं लिमिटेड डेटा एक्सपोजर को, तो इससे हम सिक्योरिटी भी मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ये था आज के वीडियो लेक्चर में ओवरव्यू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस का, और मेनली हमने यहाँ पर C++ के रेस्पेक्टिव में इसको डिस्कस किया है। थैंक यू।